वेलकम स्टूडेंट्स। तो एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मोशन का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आज फिर हम हाजिर हैं, है ना। और जहाँ से हम छोड़े थे वहीं से हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे और उसके एप्लीकेशन को हम देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, सामने हमारा पे एक लैपटॉप खुला है, उसमें क्वेश्चन है, उसको पढ़ के फिर हम लिखते हैं। A solid disk of masses M is just held in air horizontally by throwing 40 stones per second vertically upwards to strike the disk, each with a velocity of 6 meter per second. If the mass of each stone is 0.05 kg, what is the mass of the disk? एक हॉरिजेंटल डिस्क है, समझिए क्वेश्चन को समझिए। पढ़ा तो हमने, लेकिन फिगर में हम आपको दिखाते हैं। हॉरिजेंटल डिस्क है, इसको ग्राउंड से शूट किया जा रहा है, छोटे छोटे बॉल से उसको शूट किया जा रहा है, ठीक है। ऐसे फेंका जा रहा है, बार बार इसको मारा जा रहा है। बहुत सारे बॉल है, इसको इधर इधर ये जा रहा है, उसको स्ट्राइक कर रहा है। ये जा करके इसको क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है ना। ये जा रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। एक सिस्टम है जिससे स्टोन क्या हो रहा है, उस पर जाके उसको स्ट्राइक कर रहा है, करेक्ट। यहाँ से छोड़ा जा रहा है, जैसे भी छोड़ा जा रहा हो, जिस भी तरीके से भी छोड़ा जा रहा हो, कैसे छोड़ा जा रहा है इस पर बहस नहीं है, इसको स्ट्राइक कर रहा है। इसका मास M है। जो ये छोटे छोटे हमारे पिल्स हैं, इनका मास 0.05 kg कही जा रही है, और जिस वेलोसिटी से ये स्ट्राइक करता है वो वेलोसिटी इसकी है 6 मीटर पर सेकेंड की। 6 मीटर पर सेकेंड की है। जी की वैल्यू 10 लेने की बात की जा रही है। 40 स्टोन्स पर सेकेंड, और एन जो है वो कितना है, 40 स्टोन पर सेकेंड की है। 40 स्टोन पर सेकेंड वो स्ट्राइक कर रहा है। तो पूछा ये जा रहा है व्हाट इज द मास ऑफ द डिस्क। इस डिस्क का मास कितना है, जी की वैल्यू 10 लेकर के, ठीक है जी। अप्लाइड फोर्स बाय 1 स्टोन कितना फोर्स अप्लाई करेगा, तो भैया ये भी डेल एम बाई डेल टी, और m का मतलब कितना हो जाएगा, मास जो स्ट्राइक करेगा पर सेकेंड, है ना। तो ऐसे में 6 मीटर पर सेकेंड से, तो ये एक का मास मान के चलते हैं m डैश इंटू M लेकर के चले, है ना। n जो कि जितने भी जो स्ट्राइक करते हो, भी m डैश को बाहर कर लीजिए, डेल n बाई डेल टी, m डैश क्यों, m इंटू m, इस मास को, इसको m डैश कह लीजिए, तो इसको m डैश हम लोग ले लें, ठीक है जी। m डैश ले लें, भी m डैश, ये डेल n बाई डेल टी ही आपका दिया हुआ है n, 40 स्टोन पर सेकेंड, यही है डेल n बाई डेल टी, नंबर ऑफ स्टोन स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, ठीक है। ये हो जाता है n, है ना। तो फोर्स बाई 1 स्टोन, फोर्स बाई स्टोन्स, 1 स्टोन नहीं, स्टोन्स की बात करें, टोटल स्टोन हम ले रहे हैं, है ना। टोटल स्टोन्स की बात हम ले लें, भी डेल एम बाई डेल टी होगा, डेल एम इज द एंटायर मास स्ट्राइकिंग। तो ये हो जाएगा अप्लाइड फोर्स, करेक्ट, है ना। ये हो जाएगा अप्लाइड फोर्स भी एम डैश इंटू एन हो जाएगा। और ये किसको काउंटर बैलेंस करेगी, ये जो छोटे छोटे फोर्सेस हैं ये किसको काउंटर बैलेंस करेगा, ये एक फोर्स को काउंटर बैलेंस करेगा, वो है एम जी को। मतलब एम जी को काउंटर बैलेंस करेगा भी एम डैश इंटू एन,
m है, g की वैल्यू 10 ले लें, v हमारा 6 मीटर पर सेकंड का दिया जा रहा है, m डैश यानी मास ऑफ ईच स्टोन जो है वो है 0.05 और n यानी कि नंबर ऑफ स्टोन स्ट्राइकिंग वो है 40। तो कैपिटल M 6 इंटू 0.05 इंटू 40 डिवाइडेड 10 लिया जाए, 0 से 0 क्या होगा, कैंसिल हो गया, ये बचा 6 इंटू 0.05, 6 पंचे 30, 0.3 हो जाएगा, 0.3 kg, 300 ग्राम का ये क्या होगा, डिस्क होगा। ठीक है, 30 ग्राम का ये डिस्क होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के लिए अब आप देखिए, इतना बड़ा तो हमने लगाया, सॉल्व किया, बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चन के लिए ये रिलेशन याद कीजिए, VMN बराबर mg, जहां पर वेलोसिटी ऑफ स्टोन दिया हो, मास ऑफ स्टोन दिया हो, नंबर ऑफ स्टोन स्ट्राइकिंग जो होगा mg, ये टोटल फोर्स एक्सर्टेड हो जाएगा। एक्सर्टेड फोर्स की वैल्यू ये आएगी, इस केस में mg है, एक्सर्टेड फोर्स की वैल्यू, अपवर्ड एक्सर्टेड फोर्स की वैल्यू ये F आएगी। एक किसी क्वेश्चन में हम पहले भी इसको बता चुके हैं, VMN या MNV, किसी तरीके से इसको क्या कर लेने का है, ध्यान रख लेने का है। अगर आप इस सिंपल रिलेशन को ध्यान रख लेते हैं तो ऐसा क्वेश्चन हमारा सिंपल एक रिलेशन से क्या होगा, सॉल्व होगा। हम इतना बड़ा क्वेश्चन इसलिए लगाएं कि आपको बताएं कि ऐसे इसको लगाए थे, जी नहीं, ये रिलेशन आप ध्यान रखिए, इससे क्या होगा, ये क्वेश्चन एक लाइन में बनेगा, सिंगल लाइन में, सीधे MNV को mg से इक्वेट करना है, कहानी खत्म हो जाएगी। करेक्ट, लॉन्ग प्रोसेस में क्या होगा, इसको शॉर्ट प्रोसेस में क्या होगा, इसीलिए हम जो इसमें सिंबल का इस्तेमाल कर लिए। सिंबल का इस्तेमाल करने के पीछे मेरा उद्देश्य था, सॉल्व करते हुए हमको एक फार्मूला डेवलप करना। उद्देश्य भी हमारा यही है कि सॉल्व करते हुए एक फार्मूला को क्या करें, हम लोग डेवलप कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज ए satellite in force free space swipes stationary interplanetary dust, मैंने स्वाइप करता है interplanetary stationary dust at the rate of dm by dt is equal to alpha v, where m is the mass and v is the velocity of the satellite. Where capital M is the mass and v is the velocity of the satellite. Alpha is a constant. What is the deceleration of the satellite? ठीक है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वो इंटरप्लैनेटरी डस्ट जो है, इंटरप्लैनेटरी डस्ट किसको कहते हैं, वो जा गया है स्पेस के अंदर, स्पेस के अंदर जो डस्ट है उसको वो कलेक्ट करते चला जा रहा है, और कलेक्ट करने का जो उसका रेट है वो दे रहा है dm by dt इक्वल टू अल्फा v। ये क्वेश्चन है। एक्चुअल में क्या होता है कि अब हम जो स्पेस शिप को वगैरह को जो वहाँ जो भेजते हैं, उसका एक इस पर्पज़ के लिए भेजा जाता है कि वहाँ जो डस्ट पार्टिकल मौजूद हो जिससे हमारा एटमॉस्फेयर को खतरा हो सकता है या सैटेलाइट को खतरा हो सकता है, उनको क्या कर ले, वो एब्जॉर्ब कर ले। तो ये रेट है उस मास, क्या करना, उसको मास को एब्जॉर्ब करने का। तो ये रेट है मास को एब्जॉर्ब करने का। तो पूछ ये रहा है कि डिसलेशन क्या होगा, है ना, व्हाट विल बी द रिटार्डेशन, व्हाट विल बी द रिटार्डेशन। तो चलिए, एक्टिंग फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स कितना होगा, पहले हम लोग रिटार्डिंग फोर्स को देखें। रिटार्डिंग फोर्स v dm by dt होगा। रिटार्डिंग फोर्स है निगेटिव लेंगे, है ना, क्योंकि जैसे जैसे वो डस्ट को लेता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, उसकी वेलोसिटी कम होने लगेगी, है ना, उसकी वेलोसिटी कम होने लगेगी। सब ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी पर भी बेस्ड है कि उसको अगर मास को कलेक्ट करता चला जाएगा तो उसकी वेलोसिटी घटती चली जाएगी। अगर वो मास को रिलीज करता चला जाता है, जैसे कि रॉकेट क्या करता है, मास को रिलीज करता जाता है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। चलिए, अब यहाँ dm by dt का वैल्यू कर रहा है अल्फा भी, क्या, अल्फा भी, तो कुल मिला जुला के माइनस अल्फा v स्क्वायर अप्लाइड फोर्स होगा। तो क्या हो जाएगा रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन m इज द मास, तो m
ए इक्वल टू माइनस अल्फा वी स्क्वायर, तो माइनस अल्फा वी स्क्वायर अपॉन कितना, कैपिटल एम, है ना। ये हो जाएगा उसका डिसलेशन, है ना। ये डिसलेशन उस पर एक्ट करेगा, रिटार्डिंग एसिलेशन ये काम करेगा। डिसलेशन बोले या रिटार्डिंग एसिलेशन बोले, दोनों मिला जुला करके बात एक ही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिया जाए। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। एक केज है, उसके केज खुला हुआ होता है, एयर ही होता है, एयर पास कर सकता है। केज के अंदर एक पैरट है, कोई एक पैरट है ना जी, पैरट बैठा होगा, ठीक है। केज के अंदर एक पैरट है और क्या होता है कि वो पैरट एक स्प्रिंग बैलेंस पर बैठा हुआ है ना जी, प्लेस्ड इन स्प्रिंग बैलेंस, पूरा केज ही स्प्रिंग बैलेंस पे। इफ इट रिकॉर्ड्स वेट ऑफ 25 न्यूटन, जब वो चुपचाप पैरट बैठा ये है तो ये एक स्प्रिंग बैलेंस पे, स्प्रिंग बैलेंस है इस तरह का, मान लीजिए एक इसके नीचे एक तख्ती होगी, इस पर एक स्प्रिंग बैलेंस लग रहा है। स्प्रिंग बैलेंस में इसका वेट रिकॉर्ड हो रहा है कितना, 25 न्यूटन का, है ना, 25 न्यूटन का, 25 न्यूटन का वेट उस पर रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, ओके। अब द बर्ड ऑफ मास 0.5 kg 500 ग्राम हो गया, फ्लाइज अपवर्ड इन द केज with an acceleration of 2 meter per second square, the spring balance will now record a weight of, ये ऊपर की तरफ भागती है एक कितने एक्सीलरेशन से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ ये क्या होती है, उड़ जाती है, ठीक है। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ ये भागती है, करेक्ट। तो एपरेंटली होगा क्या कि वो एक नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी, तो एक स्यूडो फोर्स जो नीचे की तरफ बढ़ेगा वो एम है, इसका मास कह रहा है 0.5 kg है, ठीक है। तो डाउनवर्ड थ्रस्ट जो ये अप्लाई करेगा, एफ डाउनवर्ड थ्रस्ट जो अप्लाई करेगा वो हो जाएगा इसका एम ए, यानी 0.5 इंटू 2 दैट इज 1 न्यूटन। 1 न्यूटन का फोर्स वो नीचे की तरफ लगाएगा। अपार्ट फ्रॉम द 25 न्यूटन वेट, 1 न्यूटन का फोर्स एक्स्ट्रा वो लगाएगा, तब जाकर के ऊपर की तरफ क्या हो पाएगा, वो उड़ पाएगा, रिएक्शनरी फोर्स उसका इंक्रीज करेगा। तो रिएक्शनरी फोर्स जब तक वो इंक्रीज नहीं करता है तब तक वो ऊपर की तरफ उड़ भी नहीं पाएगी। ऐसे सिचुएशन में जो स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग है वो बढ़ जाएगा। अभी कितना था, 25 न्यूटन, तो अब कितना स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कितनी हो जाएगी, 26 न्यूटन, है ना, ये 26 न्यूटन हो जाएगी। अब क्या वो हमेशा 26 न्यूटन ही दिखाता रहेगा, जी नहीं। जब वो उड़ जाएगी तो एक बार 26 न्यूटन कुछ देर के लिए दिखाएगा और उसके बाद क्या होगा, वो स्प्रिंग थोड़ा सा ऐसे अप डाउन होगा, चूँकि तो जो वेट लग रहा है उसके कारण स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा और लास्ट फाइनल उसका जो कंप्रेसिव फोर्स होगा वो आपका 26 न्यूटन का होगा। और उसके बाद जब वो रिलीज़ करेगा तो 26 न्यूटन का फोर्स उस पर रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा, जिसके कारण वो बैलेंस ऊपर की तरफ जाएगा, फिर वो इस तरह से ऑसिलेट करेगा। बाद में एरियल फ्रिक्शन के कारण उसकी एनर्जी डिसिपेट होगी और वो बाद में वो रेस्ट में आ जाएगा। कुछ देर तक वो ऊपर नीचे करता रहेगा। मैंने बाद में होगा क्या ये मैं बता रहा था, लेकिन जो रीडिंग उस समय उस इंस्टेंट पर हमको उसके अंदर मिलेगा वो हो जाएगा हमारा 26 न्यूटन का। याद रहे उसका वेट क्या होगा, बढ़ेगा थोड़ी देर के लिए। इस बात को समझना क्यों जरूरी है आप समझ लीजिए। हम खड़े हैं, इस समय हमारा वेट मान लीजिए 55 kg या 60 kg। हमको अर्थ जो है 60 kg का ही क्या कर रहा है, रिएक्शनरी फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जो हम फील कर रहे हैं। अगर अपने को जंप करना है ऊपर की तरफ तो अपने को जमीन को क्या करना पड़ेगा,
दबाना पड़ेगा। तो ज़मीन को दबाएंगे यानी एक्शन हम बढ़ाएंगे, यानी हम अपने वेट से बड़ा एक्शन उसको देंगे। तो जितना एक्स्ट्रा एक्शन हम पुट करेंगे उतना ही एक्स्ट्रा रिएक्शन हमको मिलेगा, एक्स्ट्रा रिएक्शन मिलेगा, तो जाकर के हम ऊपर की तरफ क्या हो पाते हैं, जंप कर पाते हैं। यानी कि जिस समय वो चिड़िया उड़ने के लिए ऊपर की तरफ भागेगी तो नीचे जो वो प्रेस करेगा, नीचे जो प्रेस करेगी, वो नीचे जो प्रेस करेगी वो एक्स्ट्रा एक्शन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसको रिएक्शनरी फोर्स मिल सके। तो रिएक्शनरी फोर्स जब तक उसको मिलेगा नहीं, वो अपवर्ड मूवमेंट उसको होगा नहीं। इसके लिए उसको एक्शन क्या करना होगा, नीचे की तरफ बढ़ाना होगा। इस वजह से उसका वेट क्या होगा, इंक्रीज्ड दिखेगा। ठीक है, चलिए बोर्ड क्लीन करके तब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिगरेटिव है। फिगरेटिव क्वेश्चन लगाने में भी क्या होता है, मजा आता है। एक इंक्लाइन है, इंक्लाइन के ऊपर स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, और इससे अटैच किया हुआ है ब्लॉक को, है ना, इससे अटैच किया। यहाँ एक एंगल दिया हुआ है, यहाँ एक एंगल दिया। क्वेश्चन को हम बाद में लगाएंगे, क्वेश्चन क्या दिया है नहीं दिया है उस पर हम बाद में आते हैं, है ना। हम पहले ये एक स्प्रिंग बैलेंस है, इसकी रीडिंग क्या होगी इस पर हम चर्चा करें। कई क्वेश्चन में हमने ये बता दिया है कि इधर जो काम करता है वो mg sin थीटा काम करता है, तो वेट इसका नीचे की तरफ काम करता है। स्प्रिंग इसका वेट नहीं बताएगा, एक्चुअल वेट नहीं बताएगा। ये mg sin थीटा जो उसका इसके अलोंग लग रहा है, इंक्लाइन के अलोंग लग रहा है, mg sin थीटा की रीडिंग बताएगा, mg को नहीं बताएगा। करेक्ट। मान लीजिए थीटा वेरी करते हैं तो स्प्रिंग में क्या होगा कि रीडिंग बढ़ेगी भी। जैसे मान लीजिए थीटा और बढ़ाइएगा तो mg sin थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगा, ये आ जाएगा। इस क्वेश्चन में ये स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग mg sin थीटा पर डिपेंड करेगा, ये सिंपल सी बात है। क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। मास इसका दिया हुआ है 5 kg और थीटा यहाँ दिया है भैया 30 डिग्री, थीटा यहाँ दिया है 30 डिग्री। तो जो इसकी रीडिंग आएगी, जो वेट आएगा, जब जो कुछ भी होगा वो W डैश इस डायरेक्शन में 50 kg इसका हो गया, g की वैल्यू 10 ले लिए, sin 30 1/2 हो गया, 500 डिवाइडेड हाफ, ये वो कितना हो जाएगा, ये 250 न्यूटन। 250 न्यूटन का क्या होगा, रीडिंग ये बतलाएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन अपने पास है, ए लिफ्ट इज गोइंग अप एज shown in the figure, lift and the passenger is 1500 kg. The variation in the speed and lift is given by graph. Okay. The tension in the rope pulling the lift at 11 seconds will be. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक ग्राफ दिया हुआ है, एक VT प्लॉट दिया है, ठीक है। हालांकि प्लॉटिंग हमने बताया नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आ रहा है, जो लोग प्लॉटिंग जान चुके हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। 3.6 की वैल्यू दिया है और ये 2 1 इस पर ये लिया, फिर यहाँ लिया 10, इस पर ये लिया फ्लैट, फिर यहाँ लिया 12, फिर ये यहाँ लिया ऐसा, है ना। ये इस पर टाइम ले लिया, इस पर वेलोसिटी ले ली। ये ग्राफ दिखा रहा था। ग्राफ की रीडिंग, जो लोग ग्राफ समझते हो, क्वेश्चन में बाद में आते हैं, है ना। पहले ग्राफ को समझिए। ये मूवमेंट ऑफ लिफ्ट है, मूवमेंट ऑफ लिफ्ट इन अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन या दिया नहीं है, ये अपवर्ड मैंने लिखा है, मोशन ऑफ द लिफ्ट करके दे दिया, ओके। लेकिन अपवर्ड तो मैं पकड़ रहा हूं इस ग्राफ से। कैसे पकड़ा,
वेलोसिटी इसका निगेटिव, नीचे की तरफ नहीं है, जो भी वेलोसिटी दे रहा है टाइम एक्सिस में ये v पर क्या ऊपर की तरफ है, तो अपवर्ड मोशन हो गया है ना, ये अपवर्ड मोशन का, डाउनवर्ड मोशन की बात आई ही नहीं है इसमें। चलिए पहली बात, ये यहाँ पर आप VT प्लॉट देखिए, एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, ये एक्यूट एंगल है, एक्सीलरेशन पॉजिटिव है ना, जब हम ग्राफ बताएंगे तो बताएंगे। यहाँ पर क्या दिख रहा है भी टाइम एक्सिस के पैरेलल है, यानी यहाँ एक्सीलरेशन 0 है। यहाँ क्या है, एंगल कितना हो रहा है, ऑब्ट्यूज, एक्सीलरेशन यहाँ निगेटिव है, तो यहाँ पर एक्सीलरेट हो रहा है और यहाँ पर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, यहाँ एक्सीलरेशन निगेटिव है, मतलब रिटार्डेड मोशन है, रिटार्डेड मोशन है। मोशन इन ए लिफ्ट, वो ध्यान कीजिए, हमने बताया जब लिफ्ट अपवर्ड एक्सीलरेट होगा तो mg प्लस ए, रिएक्शनरी फोर्स m इंटू जी प्लस ए, और जो रिएक्शनरी फोर्स होगा वही टेंशन इन द स्ट्रिंग होगा। ये लिफ्ट जो है सो एक स्ट्रिंग से बना हुआ है, जो कि जैसा भी लिफ्ट हो एक स्ट्रिंग लगा हुआ है इसमें, है ना, एक स्ट्रिंग लगा हुआ है जिसमें यहाँ टेंशन डेवलप होगा जो रिएक्शनरी फोर्स के बराबर होगा। अपवर्ड एक्सीलरेशन में ये इसका मास कह रहा है कितना है, 1500 किलोग्राम टोटल, जो आदमी सवार है सब लेकर के। अपवर्ड एक्सीलरेशन में मैंने बताया था, अपवर्ड एक्सीलरेशन, अपवर्ड मूवमेंट भर की बात नहीं कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं अपवर्ड एक्सीलरेशन। अपवर्ड एक्सीलरेशन में रिएक्शनरी फोर्स m इंटू जी प्लस ए, कांस्टेंट वेलोसिटी मैंने एक्सीलरेशन 0, r इक्वल टू mg। तीन बातें थी, a पॉजिटिव, r इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए, करेक्ट, भी कांस्टेंट मैंने एक्सीलरेशन 0 तो r इक्वल टू mg, और जब a निगेटिव तो r इक्वल टू mg माइनस a, करेक्ट, ये बात हुई, ओके। पहले 2 सेकंड में एक्सीलरेट होता है, करेक्ट, उसके बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, ओके, इसके बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मतलब विदाउट एक्सीलरेटिंग मूव करता है, और तब फिर धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होती है और फिर बाद में 0 हो जाती है। जैसे मान लीजिए 10 मंजिला तक जाना है, करेक्ट, नहीं 12 मंजिला तक जाना है, चलिए 12 मंजिल की बात हो रही है, 12 मंजिला तक जाना है, पहले से दूसरे मंजिल तक, जब ग्राउंड से लेकर के दूसरे मंजिल तक वो एक्सीलरेट हो रहा है, एक स्पीड पा गया कितना, 3.6 मीटर पर सेकंड का, 3.6 मीटर पर सेकंड का वो स्पीड पा लेता है, ठीक है जी। इसके बाद क्या होता है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी माने इसी 3.6 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ही क्या होता है, वो आगे की तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दूसरे से 10वें मंजिल तक वो कांस्टेंट स्पीड की तक हो जाएगा। अब उसको रुकना है कहाँ, 12वें पर जाकर के उसको रुकना है, तो अब उसको क्या करना होगा, वेलोसिटी घटाना होगा, तो वेलोसिटी घटाना चालू कर दिया, और वेलोसिटी घटाना चालू कर दिया, और तब अब 12th फ्लोर पर जब पहुंचा तो वो रुक गया। यहाँ पर आपके समझने के लिए हमने टी को जो है सो मंजिल मान लिया है ना, समझने के लिए, क्योंकि ऐसा है नहीं, हमने ये इसको 12 पार्ट में बनाते हुए फर्स्ट 2 सेकंड के अंदर वो एक्सीलरेट होता है, फिर से वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करता है, फिर 10 से लेके 12वें सेकंड तक, 10 से 12 सेकंड के इंटरवल जो है उसमें वो रिटार्ड होकर के उस वेलोसिटी को 0 कर लेता है, 12वीं मंजिल पर जाकर के रुक जाए, 12वें सेकंड पर जाकर के वो रुक जाता है, करेक्ट। ये कहीं क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, इसको फिगर को देख करके ही ये बात को क्या करना है, एनालाइज करना है। तो हर फिगर, हर क्वेश्चन कुछ कह रहा होगा, फिजिक्स, अरे मैथमेटिक्स नहीं हो, या ये फिजिक्स है, इसके पीछे का फिजिकल इवेंट क्या है वो दिमाग में आना चाहिए, कि इसके पीछे का फिजिकल इवेंट है क्या। हम ऐसे थोड़े से कुछ भी उठा करके मैथमेटिक्स, फार्मूला लीजिए, क्वेश्चन लगाइए, तब मैथमेटिक्स पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट मैथमेटिक्स होगी। ये फिजिक्स क्यों है, क्योंकि इसमें हमको इसका फिजिकल इवेंट क्या हो रहा है इसको समझना होगा। अब इस क्वेश्चन में पूछा तो है कि 11 सेकंड में टेंशन कितना, बोले 11 सेकंड कहाँ है जी, ये इंटरवल है ना, ये रिटार्डेड मोशन होगा ना, कौन सा चीज काम करेगा, आर इक्वल टू एम जी माइनस ए काम करेगा ना, जी माइनस ए। वैसे ए होगा कितना, एक्सीलरेशन कितना होगा, तो ये 2 सेकंड में 3.6, तो 1 सेकंड के अंदर 1.8 मीटर पर सेकंड
स्क्वायर का एक्सीलरेशन भी है और रिटार्डेशन भी वही। ए की वैल्यू 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की है एक्सीलरेशन के समय प्लस में, इसके समय माइनस में। तो 11वें सेकंड पर इसमें कितना रिएक्शनरी फोर्स होगा जो टेंशन प्रोवाइड करेगा? रिएक्शनरी फोर्स कितना होगा? तो m यानी 1500, g 9.8 लीजिए भैया, 1.8 आ रहा है माइनस 1.8 आ रहा है, ये कितना हो जाएगा? 8 1500 इंटू कितना 8, 15 120, 1220 हजार, है ना, न्यूटन। ये हो जाएगा इसका टेंशन, ये आ जाएगा टेंशन, करेक्ट। अब अगर यदि, हालांकि क्वेश्चन में नहीं था, फिर भी हम यहाँ का टेंशन अगर आप लीजिए तो mg प्लस ए हो जाएगा। टेंशन जो आर होगा वो mg प्लस ए हो जाएगा। मतलब आप निकालो, m का मतलब 1500, ये 9.8 प्लस 1.8, ये कितना हो जाएगा? 1500, और ये आ जाएगा 9 2 11, 11 में से 10 2 12, 11.6, इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा तो 150 गुने 116। अब ये जो भी मल्टीप्लाई होगा वो ये टेंशन आ जाएगा, ठीक है, ओके। एक चीज और इसमें पूछा गया है, और वो चीज क्या है? वो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस ट्रेवल इज द एरिया अंडर द प्लॉट, मतलब 12वीं मंजिल तक का हाइट कितना है? हाइट अप टू विच द लिफ्ट, द मैक्सिमम हाइट अप टू विच द लिफ्ट मूव्स, माने 12वीं मंजिल जो है कितनी ऊंची है ये बताना है। सिंपल सा फंडा ये है, जो भी प्लॉट को समझते हैं और प्लॉट से रिलेटेड क्वेश्चन लगाते हैं, एरिया अंडर द वीटी प्लॉट रिप्रेजेंट्स ट्रेवल डिस्टेंस एंड हियर द ट्रेवल डिस्टेंस इज हाइट। तो h एरिया अंडर वीटी प्लॉट, अंडर वीटी प्लॉट, एरिया अंडर वीटी प्लॉट कितना है? ये क्या है? ट्रेपेजियम है। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 12, और ऊपर कितना हो जाएगा भैया? ये 2 है, ये 10 है, तो ये 8 होगा। सम ऑफ पैरेलल साइड 12 प्लस 8 इंटू हाइट, हाइट कितने का है? 3.6 का है, हाइट इसका 3.6 का है। तो 1/2 12 8 20 20 20 20 इंटू 3.6 मतलब 10 इंटू 3.6 यानी कि 36 मीटर इज द हाइट ऑफ व्हाट? द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 36 मीटर है, ओके। तो मेरे को ये कॉन्सेप्ट आपको समझाना था, इसलिए हमको इतना टाइम लगा, अदरवाइज इतना टाइम लगना नहीं था। सीधा यहां रिलेशन आना था, सीधा रिलेशन यहां पहुंचा, आर इक्वल टू mg माइनस ए हम लोग खुद यहां से देख लेते। 2 सेकंड में 3.6, तो 1 सेकंड में 1.8, ये एक्सीलरेशन निकल गया। इसको यहाँ डालना था, जी की वैल्यू डालना था, हमसे मल्टीप्लाई करना था, सिर्फ सिंपली इतना भर काम करना था। टेंशन निकल के आ जाता है 11 सेकंड में। 11 सेकंड में कौन सा टेंशन काम कर रहा होगा? करेक्ट। हाइट में भी कुछ नहीं था, इसका खाली एरिया कैलकुलेट करना था। 12 है, ये इसके पैरेलल ये 8 होगा, 12 8 20, ये इतना भर काम करना था। तो जिसको इसके पीछे की सारी कहानी समझ में आती होगी, 1 सेकंड के अंदर ये सॉल्व होगा। इसलिए टाइम कम क्यों दिया जाता है? दिया ये जाता है कि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि इस इवेंट को आप पहचान सकें, आप समझते हो इस इवेंट को, और अगर आप इसको देख करके अगर नहीं पहचान पा रहे हैं तो आपको टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी। शुरू के वीडियो में हमने बताया भी था कि क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी हो जाता है, फिजिकल इवेंट को पहचानना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। चलिए इसको जरा मिटा करके तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले। चलिए एक क्वेश्चन है कि 5 मीटर लंबा एक थ्रेड है और उस पर वो फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर है, उस पर जो है सो 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जाता है। फाइंड द टेंशन इन रोप एट 1 मीटर फ्रॉम दिस एंड। एक रोप है
उस पर 5 मीटर का है, ये उस पर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और पूछ ये रहा है कि 1 मीटर इधर कितना फोर्स लगेगा, कितना टेंशन डेवलप करेगा इसमें, सॉरी टेंशन कितना डेवलप करेगा यहाँ पर, टी कितना होगा 1 मीटर का। ए भैया ये मैं बता चुका हूँ, क्या है, रिमेनिंग लेंथ अपॉन टोटल लेंथ इनटू टोटल फोर्स। रिमेनिंग लेंथ 1 मीटर था, बचेगा 4 मीटर, टोटल लेंथ 5 का, फोर्स 5 का, 5 कट जाएगा, 4 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ऐसा बार बार पूछता है, ऐसा खूब सारा क्वेश्चन पूछता है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, एयरक्राफ्ट इज मूविंग विद द वेलोसिटी एंड फोर्स एक्टिंग फोर्स बैलेंस्ड ऑन इट, मूविंग विद द वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड। If all the forces acting on it is balanced, it still moves with the same velocity. It will be just floating at the same point in space. It will fall down while it will lose all the velocity gravity. It will explode. If all the forces acting on it is balanced, then it still moves with the same velocity. जी, कह रहा है कि एक एयरक्राफ्ट है, इसको यहाँ ले ले, एक क्वेश्चन से जस्ट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। वो 300 मीटर पर सेकंड के स्पीड से उड़ रहा है और कह रहा है कि अगर सारे फोर्सेस बैलेंस है तो F, अगर F नेट इसमें 0 होगा तो डेल भी 0 होगा। अगर F नेट ही 0 है तो चेंज इन वेलोसिटी 0 होगी, ना ये ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, ऊपर नीचे तो खैर नहीं जाएगा। अगर जिस डायरेक्शन में ये एरोप्लेन मूव कर रहा था उसी, और जिस स्पीड से मूव कर रहा था उसी स्पीड को कंटिन्यू करते हुए ये जाएगा। अगर उस पर लगने वाले टोटल फोर्सेस बैलेंस्ड है, यानी कि नेट फोर्स वर्टिकली इक्विलिब्रियम में हो, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में हो, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में हो या वर्टिकल इक्विलिब्रियम में हो, इन व्हाटएवर सिचुएशन ये है, जब सब कुछ नेट है तो नो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी 0 नहीं, नो चेंज इन, ये ध्यान रखिए, इफ एफ नेट इज 0 देन वेलोसिटी 0 नहीं, नो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, ये पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रॉकेट ऑफ मास 1000 kg, एक रॉकेट है जिसका मास इनिशियल में कितना है 1000 kg का, ठीक है, और एग्जॉस्टेड गैसेज है 4 kg पर सेकेंड, डेल एम बाई डेल टी, जो गैस इसके अंदर से निकल रहा है वो 4 kg पर सेकेंड के स्पीड से, ठीक है जी। तो विथ ए वेलोसिटी ऑफ 3000 मीटर पर सेकेंड, और जो इसकी स्पीड है वो 3000 मीटर पर सेकेंड की है, ठीक है। तो कह रहा है द थ्रस्ट डेवलप्ड ऑन द रॉकेट इज, क्वेश्चन तो इजी है ना, इसका जो थ्रस्ट डेवलप करेगा वो कितना होगा, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वी डेल एम बाई डेल टी होगा, है ना, वी डेल एम बाई डेल टी होगा। समझने वाली बात क्या होगी कि क्या ये फोर्स कांस्टेंट रहेगा, क्या ये फोर्स कांस्टेंट रहेगा, ये तो हम सिंपल वे में लगा दें। जरा इस क्वेश्चन को हम इन जनरलाइज करके लगाते हैं। क्या जनरलाइज करके लगाते हैं, आफ्टर टी टाइम, अभी से मान लीजिए स्टार्ट किया, उस इनिशियल मास इसका m नॉट रहा होगा, हम एक कैलकुलेशन लगाते जा रहे हैं कि रॉकेट प्रोपल्सन को समझने की कोशिश करते हैं, है ना, एक रॉकेट है, ये समझ लीजिए एक टॉपिक से ही हम पढ़ा रहे हैं, इसका इंक्लूडिंग फ्यूल m नॉट इज द इनिशियल मास, ठीक है। अब बाई डेल एम बाई डेल टी इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ व्हाट, मास, है ना, रेट है जिससे वो गैस उससे निकल रहा है, ठीक। तो आफ्टर टी टाइम टी सेकेंड के बाद जो डेल एम नॉट आएगा, माने चेंज इन इनिशियल मास जो आएगा वो कितना हो जाएगा, ये रेट है, तो डेल एम बाई डेल टी इंटू व्हाट टी, तो रिड्यूस्ड मास कितना होगा, रिड्यूस्ड मास कितना होगा,
रिड्यूस्ड मास m जो उस समय होगा वो कितना होगा? वो होगा आपका m नॉट माइनस डेल m नॉट, m नॉट माइनस डेल m नॉट, जो चेंज आया है मास में, जो मास लॉस कर गया है, यानी m नॉट माइनस डेल m बाई डेल टी इंटू टी, ये हो गया इसका मास उस समय। ठीक है, उस पर उसका मास हो जाएगा। अब ऐसे में चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा? डेल एम बाई डेल टी इज व्हाट? रेट ऑफ चेंज, मतलब जो मास जो होता है डेल टी टाइम के अंदर वो जा रहा है। तो जो डेल पी, गैस का जो डेल पी होगा, चेंज इन मोमेंटम होगा, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा एम डेल वी, ठीक है, v इंटू डेल एम, मास के चेंज होने से v इंटू डेल एम आ जाएगा। ठीक है जी, v इंटू डेल एम आ जाएगा। ओके, तो चेंज इन मोमेंटम, और यही मोमेंटम जो होगा, ओके, और यही डेल पी सेम, अब चूंकि गैस क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो वो जितना मोमेंटम चेंज करेगा, गैस जो नीचे की तरफ जा रही है, इसके बैकवर्ड चेंज इन मोमेंटम एंड अपवर्ड चेंज इन मोमेंटम क्या रहेगा? सेम रहेगा। डाउनवर्ड मोमेंटम एंड अपवर्ड मोमेंटम क्या रहेगा? उसका सेम रहेगा, क्योंकि जिस मोमेंटम से ये नीचे की तरफ, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जितना नीचे की तरफ जाएगा उतना ही क्या होगा? ऊपर की तरफ आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में अपवर्ड में क्या आ गया? डेल पी अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा m इंटू डेल वी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, गैस का मास चेंज हो रहा है, गैस में मास चेंज हो रहा है ना, है ना। तो m कितना है? m नॉट माइनस डेल m बाई डेल टी इंटू टी इंटू कितना? डेल वी। ये चीज कितने के बराबर होगा? v डेल m के बराबर होगा। तो m नॉट माइनस डेल m बाई डेल टी इंटू टी डेल वी इसका टू कितना? v डेल m। अब इसको इस साइड ले जाइए, डेल टी से डिवाइड भी कर दीजिए, डेल टी से पहले दोनों साइड में डिवाइड कर दीजिए। m नॉट माइनस डेल m बाई डेल टी इंटू टी डेल वी बाई डेल टी, v डेल m बाई वाट? डेल टी। डेल वी बाई डेल टी इज द एक्सीलरेशन, अपवर्ड एक्सीलरेशन। ठीक है जी, तो v डेल m बाई डेल टी डिवाइडेड व्हाट? m नॉट माइनस डेल m बाई डेल टी इंटू टी, ये होगा एक्सीलरेशन एट दैट टाइम। करेक्ट। तो ये एक एक्सप्रेशन, इसको हम लोग रॉकेट प्रोपल्सन से जानते हैं, रॉकेट प्रोपल्सन। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन हमने लगा दिया था, और ये जो है सो रॉकेट प्रोपल्सन को हमने समझाया था। इसको डिराइव क्यों किए थे इसको भी मैं बता दूं, क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो गया था। वहाँ पर एफ की वैल्यू हम लोग वी डेल एम बाई डेल टी को लगाएंगे, तो एक्टिंग अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स यही रहेगा। इसको लगाने के पीछे क्या मकसद था और क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ वो जरा समझिए। इसको निकाल करके हमने एक्सीलरेशन निकाल लिया, एक्सीलरेशन निकाल लिया, वेरी गुड, है ना, एक्सीलरेशन निकाल दिया। एक्सीलरेशन निकाल करके देखना क्या चाहते हैं, जरा इसको गौर कीजिएगा। डेल एम बाई डेल टी इंटू टी, टाइम के साथ ये चीज़ बढ़ेगा तो ये टोटल चीज़ डिक्रीज़ करेगा, यानी कि डिनोमिनेटर डिक्रीज़ करेगा। डिनोमिनेटर
डिक्रीज करेगा, यानी वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। एक्टिंग फोर्स की वैल्यू सेम है, ये तो फोर्स ही है ना, अपवर्ड थ्रस्ट। ये क्या है, अपवर्ड थ्रस्ट, ये अपवर्ड थ्रस्ट है, ये आपका अपवर्ड थ्रस्ट है, ये अपवर्ड थ्रस्ट, और मास वेरी कर रहा है, मास कम होता जा रहा है। मतलब क्या, जैसे जैसे गैस बर्न होकर के उससे निकलता जाएगा वो रॉकेट हल्का भी होता जाएगा। तो जब हल्का होता जाएगा, एक्टिंग डाउनवर्ड थ्रस्ट, डाउनवर्ड प्लस अपवर्ड, जो एक्शन नीचे होगा उतना ही रिएक्शन ऊपर भी होगा। अब डाउनवर्ड थ्रस्ट अपवर्ड थ्रस्ट क्या होगा, जब अगर बढ़ता जाएगा तो एक्सीलरेशन क्या होगा, बढ़ेगा, यानी वेलोसिटी क्या होगी, और जब तेजी से बढ़ेगी। तो एक्चुअल में जब रॉकेट को छोड़ा जाता है तो रॉकेट स्टार्टिंग में थोड़ा देखिएगा कि धीरे धीरे जा रहा है, फिर जैसे जैसे उठता जाएगा, जैसे इसका वजन कम होता जाता है और तेज होता जाता है, और तेज होता जाता है। तो जो सैटेलाइट वगैरह छोड़ा जाता है, इसमें जो रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, स्टार्टिंग में तो लगता है कि धीरे धीरे उठ रहा है, खतरा वही रहता है जब वो उसके अंदर ज़्यादा फ्यूल रहता है। एक लिमिट के बाद वो काफ़ी तेज़ी से जब वो भागने लगेगा तो ज़्यादा उसके अंदर फ्यूल रहता है, उतना ज़्यादा खतरा रहता नहीं है। तो ये एक्सप्रेशन हमको ये दिखलाता है कि लेटर ऑन उस रॉकेट की स्पीड ग्रेजुअली हाई होते होते काफ़ी हाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक मास है एम, एक्सप्लोड करता है, इसके दो टुकड़े ऊपर की तरफ निकल जाते हैं, m/4 के दो टुकड़े m/4, एक 3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से और दूसरा टुकड़ा 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। तो जो रिमेनिंग पार्ट बचा होगा उसकी वेलोसिटी बताइए। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन है, दो टुकड़े यानी m/4 के, तो अपवर्ड मोमेंटम कितना होगा, अपवर्ड P अपवर्ड कितना होगा, P अपवर्ड m/4 इंटू 3 प्लस m/4 इंटू 4। ठीक है, इस m/4 को बाहर करिए भैया, 3 प्लस 4, ओके, 3 प्लस 4 7, तो 7m/4 इज द अपवर्ड चेंज इन मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या सजेस्ट करता है कि जितना अपवर्ड मोमेंटम होगा डाउनवर्ड मोमेंटम भी उतना ही होगा। तो डाउनवर्ड मोमेंटम में आपका मास कितना बच गया, m/4 54 58 50 पैसे है ना, m/2 इंटू वी डैश लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी लेनी है, 7m/4 और ये m/2 इंटू कितना वी डैश, 2 से 2 कट गया, 7 7 से m कट गया, 7/2, तो वी डैश वो 7/2 यानी 3.5 मीटर पर सेकंड का, 3.5 मीटर पर सेकंड का स्पीड उसका नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, और वैसे भी m/4 आधा मास ऊपर जा रहा है, आधा नीचे जाएगा, लेकिन ये जो एक का 3 दूसरे का 4 है, तो एवरेज निकाल दीजिए, 3 और 4 का एवरेज 3.5 आता है, करेक्ट। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात तो फोर्सेस की हो रही है, लेकिन उसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, एक दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए गए और क्वेश्चन एक, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंकरेंट फोर्सेस में बी इन इक्विलिब्रियम। ऑप्शन ए में उसने दे दिया है 3 5 9, ऑप्शन बी न्यूटन में है 3 5 1, 3 5 और 1, ऑप्शन सी में दिया है उसने 3 5 15, 3 5 और 15, ऑप्शन डी में करेक्ट इसने दिया है 3 5 और 6, और कह रहा है कि इनमें से कौन से तीन कंकरेंट फोर्सेस हैं
जो इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं या रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसमें एक सिंपल ज्योमेट्रिकल लॉ लगता है, ट्रायंगल लॉ लगता है। वो ट्रायंगल लॉ सभी बच्चों ने 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ा है। द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। दो साइड का सम जो है ऑलवेज क्या होगा, तीसरे से बड़ा होगा। ट्रायंगल ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो ऐसे सिचुएशन में उसी चीज को अप्लाई करना है कि किसी दो को जोड़ने से वो तीसरे से बड़ा हो जाना चाहिए। आप देखेंगे कि ए में, बी में, सी में ये गलत हो रहा है। 3 5 8 9 से छोटा हो गया, 3 5 8 है ना, 3 1 4 5 से छोटा हो गया, 5 3 8 15 से छोटा हो गया। ये एक ऑप्शन है जिसमें किसी दो को जोड़िएगा तो वो तीसरे से बड़ा हो जाए। 5 और 3 8 6 से बड़ा हो गया, 6 5 11 3 से बड़ा हो गया, 3 6 9 5 से बड़ा हो गया। तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, इसलिए ये आपका ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो कैसे पकड़ना है वो मैं ऑप्शन लिख करके दिखला रहा था, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है, कुछ ऐसा दिया हुआ है, ए बी सी फोर्सेस दिखा रहा है। ये फोर्सेस है, ठीक है। बी सी एक फोर्स, सी एक फोर्स, ए बी एक फोर्स। कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी कितनी है, बी है। ओके, इसकी वेलोसिटी कितनी है, बी है। और ये इस तरीके का फोर्स इसमें लग रहा है। आप जरा इस ट्रायंगल में देखिए तो इन तीनों फोर्स का सम कितना होगा। आप गौर कीजिए, दिस वन प्लस दिस वन इक्वल टू दिस वन, दिस वन प्लस दिस वन, ये टोटल क्लोज्ड फिगर में आ गया। क्लोज्ड फिगर में आ गया कि ट्रायंगल ऑफ एडिशन को फॉलो करें तो सी ए प्लस ए बी इक्वल टू सी बी अपोजिट टू बी सी, अपोजिट वेक्टर टू बी सी। यानी कि ये इसका जो वेक्टर सम जो होगा, ऑल थ्री साइड का कंसेक्यूटिव साइड का सम, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का सम 0। यानी एक्टिंग नेट फोर्स कितनी हो गई, 0। कि नो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा। ऑप्शन 3 4 दिया गया है, उसमें बहुत कुछ लिख दिया गया है कि लेस देन बी, ग्रेटर देन बी, बी इन द डायरेक्शन साइड टू बी सी, बी रिमेनिंग अनचेंज। नो चेंज, इफ नेट फोर्स इज 0 देयर विल नो चेंज इन द वेलोसिटी। तो नेट फोर्सेस की कितनी है, 0 है। ऐसे में उसमें क्या होगा, उसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है ना। चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगी, भी रिमेन्स अनचेंज्ड। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक कनेक्टेड मोशन का क्वेश्चन ले लें। एक टेबल है, उसके ऊपर एक वो लगा हुआ है पुली, इसमें 5 kg का मास सस्पेंडेड है और यहाँ पर इस ब्लॉक से लगा हुआ 4 kg का। फिगर का आकार मत देखिए। तो कह रहा है कि व्हाट इज द एक्सीलरेशन इन 5 kg या 4 kg, व्हाट इज द नेट एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन है कितना, है ना, एक्सीलरेशन कितना होगा।
तो यहाँ एक फ्री बॉडी डायग्राम देखा जाए, टेंशन यहाँ डेवलप करेगा, टेंशन यहाँ डेवलप करेगा, ठीक है जी, है ना। मान लीजिए ए एक्सीलरेशन डेवलप किया है, ए एक्सीलरेशन डेवलप किया है, ठीक है। यहाँ पर से हम लोग आते हैं तो mg माइनस टी, mg माने 5g माइनस टी इजकल टू 5a, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो t माइनस 4g, t माइनस 4g इजकल टू कितना 4a, ठीक है। उसको काहे का 4G भैया, कौनो चीज़ का 4G नहीं। ये 4G 5G तो इसका इस पर नीचे सस्पेंडेड है, तब ना इस पर इसका वेट 5G लग रहा है। ये तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है, इसमें तो अनबैलेंस फोर्स T, सीधे सीधे टेंशन 4A, टेंशन कितना है 4A, ठीक है। इस टेंशन के कारण ही मूव कर जाएगा, है ना। तो T इजकल टू 4A, T इजकल टू 4A यहाँ डाल दें तो 5G इजकल टू 4A प्लस ये कितना हो जाएगा 9A, तो 9A इजकल टू 5G, A इजकल टू 5G अपॉन 9, G की वैल्यू कितनी, G की वैल्यू कितनी ले लें 9.8, चलो 9.8 ही लेते हैं, डिवाइडेड 9, ये ऑलमोस्ट 1.1 टाइम्स हो गया, तो 5 इंटू 1.1 दैट इज 5.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होगा। टेंशन 4A है, यहाँ से निकाल दीजिए, इसकी 4 की वैल्यू डाल दीजिए, 21 हो जाएगा। 21 न्यूटन का टेंशन स्ट्रिंग के अंदर होगा, एक्सीलरेशन इसमें 5.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रहेगा। ऑप्शन में मैं देख लूँ, ऑप्शन 5.44 दे रहा है, 9.8 लेके कैलकुलेट किया, हम इसको जस्ट 0.1 ले, 5.44 ले, 5.5 हम ले लिए है, तो इसमें से निकल जाएगा आपका टेंशन। चलिए, तो इस वीडियो को रहने देते, इसके बाद अब जो हम अगला वीडियो बनाएंगे वो होगा एडवांस कंसेप्ट पर, क्रिटिकल थिंकिंग पर, माने हर क्वेश्चन कम से कम 10 से 15 मिनट लेगा और वो बड़े क्वेश्चन होंगे, ठीक है। धन्यवाद।